हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिकोड विद प्रियो। आज हम लोग स्टार्ट करने चले एक नया जर्नी जिसका नाम है ट्री। हाँ, मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों का बहुत ज़्यादा इंतज़ार था इस टॉपिक का जिसका नाम है ट्री। मैं पहले ही बता दूं कि पूरे के पूरे वीडियो में मैं क्या क्या कवर करने वाला हूँ। तो पहली चीज़ हम देखेंगे कि ये जो ट्री डेटा स्ट्रक्चर है, ये ट्री डेटा स्ट्रक्चर बेसिकली होता क्या है। फिर हम लोग देखने वाले हैं कि इसको हम इम्प्लीमेंट कैसे करने वाले हैं। फिर तीसरा हम देखने वाले कि इसके साथ आने वाले वीडियो में कौन से ऑपरेशंस पॉसिबल है। और ये तीनों चीज़ें शुरू होने से पहले हम देख लेंगे कि ट्री हम लोग कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम चलिए चलते हैं। तो आप लोगों ने तो आपका फाइल सिस्टम देखा ही होगा। हालांकि यहाँ पर में लिनक्स फाइल सिस्टम है। लिनक्स में फाइल नाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, इसमें बेसिकली होता है डायरेक्टरी। तो ये बेसिकली एक डायरेक्टरी है जिसका नाम है रूट डायरेक्टरी। हाँ, तो आपका जो फाइल मैनेजर है, फाइल मैनेजर के अंदर आप बहुत सारे फोल्डर्स बनाते हो, राइट। अब ये जितने सारे फोल्डर्स हैं ना, इस फोल्डर्स के अंदर आप कुछ और फोल्डर्स बनाते हो। जैसे कि मेरे इस रूट फोल्डर के अंदर मैंने यहाँ पर मैं ETC है, यहाँ पर मैं होम है, यहाँ पर मैं लाइब्रेरी है, यहाँ पर मैं ऑप्शनल है, मतलब और होम के अंदर मेरे पास 3 है, OBSM और एज है। तो इससे क्या हुआ कि हम एक फाइल के अंदर बहुत सारे फाइल बनाते हैं और उस फाइल के अंदर हम और फाइल बनाते हैं। और आप मान लीजिए कि एजे के अंदर मैंने और एक फाइल बनाया जिसका नाम है प्रियो। अब मैंने प्रियो के अंदर 2 फाइल बनाए, एक का नाम है DSA, एक का नाम है CPP। और फिर मैंने DSA के अंदर बहुत सारे पोर्शन बनाए, इसी तरह से CPP के अंदर भी बहुत सारे पोर्शन बनाए। तो एग्जैक्टली हुआ क्या कि हम लोगों ने जस्ट ब्रेक कर दिया। जितने भी सारे मेरे पास फोल्डर थे, मेरा रूट फोल्डर था, उसके अंदर मैंने उसके कुछ चाइल्ड फोल्डर्स बनाए। आप देखिए, ये तो इसका चाइल्ड फोल्डर है ना। जैसे कि ये मेरे पास एक फोल्डर है तो डेफिनेटली इसका पेरेंट्स फोल्डर होगा। ETC का पेरेंट फोल्डर रूट है, क्योंकि मेरा ये जितने भी सारे फोल्डर्स हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा फोल्डर कौन कंटेंट कर रहा है या तो कौन कैरी कर रहा है, आपका रूट फोल्डर। तो यहाँ से हम लोगों के पास ये जो मेरा फाइल का हायरार्की आया ना, ये हायरार्की बेसिकली एक ट्री ही है। तो ट्री का ज़रूरत क्यों पड़ा? क्योंकि आप बताइए, अगर आपके मान लीजिए आपके ट्री का कॉन्सेप्ट नहीं होता, ये जो हायरार्की हम लोग बनाते हैं ना, एक फोल्डर के अंदर एक फोल्डर, एक फोल्डर के अंदर एक फोल्डर, ऐसा ना बना के हम बस एक एरे ले लेते हैं। अब इस एरे में बेसिकली क्या होता पता है, आप इस एरे के अंदर आप सारे फाइल्स को रखते हैं। मतलब आपके फोटोज़ भी इधर रखते हैं, आपके वीडियोस भी, जितने सारे वीडियोस है वही सब रखते हैं। मतलब एक कंटेनर के अंदर आप सब कुछ, आपके जितने फाइल्स पॉसिबल है सारे रख देते हैं। तो फिर क्या ये मेरा टाइम एफिशिएंट होता? इसीलिए कॉन्सेप्ट आया ट्री का। तो ट्री बेसिकली क्या है पता है? इट इज़ नॉट अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो ट्री इज़ बेसिकली अ नॉन लीनियर, मैं लिख दे रहा हूँ, ट्री इज़ बेसिकली अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। अभी तक हम लोग जो सब कुछ पढ़ते आ रहे थे ना, वो सब कुछ क्या था? लीनियर डेटा स्ट्रक्चर था। जैसे कि स्टैक हो गया, क्यू हो गया, वेक्टर हो गया, एरे हो गया, सारे के सारे थे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। इसका मतलब है, अगर जो मेरा कंटेनर है ना, उस कंटेनर के अंदर कोई भी एलिमेंट है, मान लीजिए, तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का मतलब पता है क्या? मतलब मेरे पास जो भी कंटेनर होगा, मतलब जो भी डेटा स्ट्रक्चर होगा, उस डेटा स्ट्रक्चर के हर एक एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हम लीनियरली ट्रैवर्स करने वाले हैं। पर इस केस में पता है कि इस केस में मेरे पास कोई लीनियरली चीज़ है ही नहीं। इस केस में हम एक रूट के अंदर बहुत सारे रास्ते खुल जा रहे हैं। इस केस में मेरे पास बस एक ही रास्ता था। अगर आप इस पर्टिकुलर A को एक्सेस करना चाहते हो तो फिर आपको B के थ्रू ही जाना होगा, आप ऐसे एक्सेस नहीं कर पाओगे। इस केस में क्या है पता है कि A, मतलब अगर मेरे पास ये अगर मैं इसको A मान लूँ तो मेरे पास क्या होगा पता है कि B में अगर जाऊँ तो मैं डायरेक्टली A पर पहुँच नहीं सकता। मेरे पास 3 रास्ते हैं। अब मुझे चूज़ करना होगा कि A तक हम कैसे पहुँचे। तो ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। ठीक है, अभी तक आप लोगों को पता चल गया होगा कि बेसिकली ये ट्री होता क्या है, मतलब ट्री की ज़रूरत क्यों पड़ी हमें। बस एक ही चीज़ के लिए ज़रूरत पड़ी कि हम लोग बस एक हायरार्की बना पाए। और ये हायरार्की ना, जब आप लोग धीरे धीरे बहुत ज़्यादा आगे बढ़ोगे, ट्री में आपका एडवांस एक ग्रैप आ जाएगा, तब आप लोगों को समझ आएगा कि इसकी अहमियत क्या है। तो ठीक है, तो ये तो हो गया मेरी थियोरेटिकल बात, और मैंने बोल दिया व्हाट इज ट्री। ट्री इज अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर फिर वी हैव कॉन्सेप्ट ऑफ हायरार्की, जहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, हायरार्की बनाने वाले हैं। अब क्या है, तो जल्दी से हम इसका थोड़ा एग्जाम्पल देख लेते हैं। पर हम लोग जितने भी सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं ना ट्री में, वो ट्री देखने में कुछ ऐसा होगा। जिसका पहला का ये जो मेरा आप देख पा रहे हो, इसको हम बोलने वाले नोड। नोड मतलब मान लीजिए कंटेनर। आपको पता होगा कि लिंक लिस्ट है, लिंक लिस्ट में भी एक कंटेनर होता है जिस कंटेनर का नाम है नोड। इसमें हम नोड नाम देने वाले हैं और हम लोग इसको एक स्पेसिफिक नाम देने वाले हैं जिसका नाम है ट्री नोड। क्योंकि लिंक लिस्ट के केस में हम लोग इसको नोड बोल देते हैं, तो इस केस में हम लोग इसको ट्री नोड बोलने वाले हैं।
ट्री नोड बेसिकली होता क्या, एक कंटेनर है जो क्या मेरे ट्री के हर एक एलिमेंट को स्टोर करने वाला है। जैसे इंटीजर अगर मैंने ए लिखता तो ए मेरा क्या होता पता है, एक कंटेनर होता। कंटेनर का नाम क्या है, इंटीजर है, जो कौन से टाइप के वेरिएबल को स्टोर करने वाले, इंटीजर टाइप के वेरिएबल। तो ये जो मेरा गोल गोल आप देख पा रहे हो राउंड राउंड, ये बेसिकली कंटेनर है जिसका नाम है ट्री नोड, और ये ट्री रिलेटेड एलिमेंट को स्टोर करने वाला है। क्लियर है इतना? ठीक है। दूसरी चीज़ हम लोग जो देखने वाले हैं ना, यहाँ पर मैं आप देख पा रहे हो, यहाँ से लेके हम लोग क्या कर रहे हैं ना, एक एक डेप्थ में जा रहे हैं। पहले ए मेरा एक लेवल था, फिर ए मेरा लेवल हो गया, फिर देखिए ए एक लेवल है और एक लेवल है, और उस पर्टिकुलर लेवल पे मेरे बहुत सारे एलिमेंट मौजूद है। तो इसी तरह से ये जितने भी सारे लेवल है ना, इसको हम बोलने वाले लेवल 0, इसको हम बोलने वाले लेवल 1, इसको हम बोलने वाले लेवल 2, इसको हम बोलने वाले लेवल 3। अब इस लेवल का मकसद क्या है वो तो हम धीरे धीरे समझेंगे। बस अब मान लीजिए इस पर्टिकुलर लेवल से हम लोग डिनोट करते हैं मेरे जो ट्री है उसका डेप्थ कितना है। देखिए इस केस में तो मेरे पास कोई भी डेप्थ नहीं है, इस केस में मेरे पास बस एक डेप्थ है, और इस केस में मेरे पास 3 डेप्थ है। तो इस लेवल मतलब इस ट्री का पर्टिकुलर डेप्थ कितना है, मैक्स लेवल। मैक्स लेवल क्या है, L3 है। ठीक है, तो डेप्थ का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब हम लोग क्या कवर करने वाले पता है, ये जो हमने ट्री नोड बनाया ना, इस कंटेनर को थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो पता है ये जो आप देख पा रहे हो, ये जो मेरा पर्टिकुलर नोड है, उस नोड से 2 एरोज गए, राइट, एक ए वाला एरो और एक वाला एरो। और इसी तरह से जितने भी सारे नोड्स हैं उस नोड्स में मेरे 2 एरो गए हैं, मतलब एक एरो गया है बेसिकली। तो ये जो लेफ्ट एरो गया है ना, इसको हम बोलने वाले लेफ्ट, और ये जो राइट एरो गया है इसको हम बोले राइट। अब ये क्या है, ये एरो क्या है, अब ध्यान से देखिए, ये आपको कहीं ना कहीं पॉइंटर नहीं लग रहा, लाइक ये एरो इस पर्टिकुलर नोड को पॉइंट कर रहा है। तो हाँ, तो ये जो मेरे पास नोड है, इस नोड का जो लेफ्ट साइड का इसको हम बोलेंगे लेफ्ट पॉइंटर, और जो राइट साइड का इसको हम बोले राइट पॉइंटर। लेफ्ट पॉइंटर बेसिकली मेरा लेफ्ट चाइल्ड का मतलब एड्रेस को स्टोर करता है। इसका मतलब क्या हुआ भैया, मैं ज़रा समझा देता हूँ, रिलैक्स। तो पहले इस नोड को थोड़ा और मैग्नीफाई करते हैं। तो मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर नोड गोल था ना, हम यहाँ पर राउंड नहीं करने वाले, हम यहाँ पर एक बॉक्स जैसा फिगर बनाने वाले हैं। हाँ, कंफ्यूज मत हो, हम धीरे धीरे सब कुछ समझने वाले हैं, डोंट वरी। तो मेरे पास एक हो गया एक नोड, बेसिकली हम इसको बोलने वाले ट्री नोड। तो अब से मैं नोड वर्ड को यूज़ नहीं करने वाला, हम लोग क्या यूज़ करने वाले, ट्री नोड यूज़ करने वाले। ट्री नोड तो हो गया मेरा कंटेनर का नाम। इस कंटेनर में 3 एलिमेंट मौजूद है, ध्यान से समझना, 3 एलिमेंट मौजूद है। पहला तो हो गया मेरा डेटा वाला पार्ट। डेटा वाला पार्ट मतलब भैया, डेटा मतलब हम इसमें कोई सा भी डेटा को रख सकते हैं, ये मेरी मर्जी है। हम इसके अंदर इंटीजर को रखें, हम इसके अंदर कैरेक्टर को रखें, स्ट्रिंग को रखें, या कुछ और को रखें, हमारी मर्जी। इसका जो लेफ्ट पार्ट है ना, इस लेफ्ट पार्ट का नाम है लेफ्ट, ठीक है, ये राइट पार्ट का नाम है राइट। अब ये सब क्या है, लेफ्ट और राइट क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा। लेफ्ट राइट बेसिकली आपका लेफ्ट जो चाइल्ड होने वाला है ना, उसका एड्रेस को स्टोर करने वाला है, और राइट बेसिकली आप जो राइट का आपका राइट साइड का जो चाइल्ड होने वाला है ना, उस चाइल्ड के एड्रेस को स्टोर करने वाला है। अब भैया आप बोल रहे हो कि चाइल्ड, अब ये चाइल्ड है क्या, मैं ज़रा समझा दूँ। देखिए ये मेरा क्या है, मैंने बोला था आपको पता है कि जो मेरा पहला नोड था उसको हम बोलेंगे पेरेंट। तो अगर ये मेरा पेरेंट है तो डेफिनेटली ये मेरा चाइल्ड हुआ ना, क्योंकि मेरा पेरेंट मैंने इस दोनों, एक ए और बी, इस दोनों चाइल्ड को स्टोर करके रख रहा है, राइट, ये दोनों चाइल्ड को कंटेन करके रख रहे हैं। दैट्स वाई ये आर जो है, इस आर को हम बोलने वाला है पेरेंट ट्री नोड, इसको हम बोलना है चाइल्ड ट्री नोड। और जो सबसे ऊपर वाला पेरेंट, अगर मैं इस सी डी की बात करूँ तो सी डी भी अपने आप में चाइल्ड है, राइट, और ए अपने आप में पेरेंट है। तो इसी तरह से ए का भी पेरेंट है आर। तो ये जो आर है ना, इस आर को हम अलग नाम देने वाले हैं जिसका नाम है रूट नोड। क्लियर है इतना, क्लियर है इतना अभी तक? तो अभी तक हमने क्या क्या समझा, जो सबसे ऊपर वाला ट्री नोड है उसको हम बोलने वाले हैं रूट, उसके हर एक जितने भी सारे चाइल्ड होने वाले उसको तो हम बोलने वाले हैं चाइल्ड, और सबसे नीचे वाला चाइल्ड मतलब जिस चाइल्ड का और कोई चाइल्ड है ही नहीं। सी का क्या और कोई चाइल्ड है, नहीं है, तो इस पर्टिकुलर चाइल्ड को हम बोलने वाले लीफ नोड। याद रहेगा? तो सबसे ऊपर वाले को हम लोग बोलने वाले हैं रूट नोड, और सबसे आखिर वाले को जिसका और कोई चाइल्ड मौजूद नहीं है, इसको हम बोलने वाले हैं लीफ नोड। तो अब मुझे बताइए, अगर मैं इस पर्टिकुलर, अगर मैं सी के नज़रे से देखूं तो ध्यान से देखिए, ए तो मेरा पेरेंट हुआ, राइट, सी के नज़रे से ए मेरा हुआ पेरेंट, राइट, और सी के नज़रे से अगर मैं आर को देखूं तो ए हो गया मेरा ग्रैंड पेरेंट, हाँ कि नहीं? बिल्कुल। अगर मैं जी के नज़रे से देखूं एफ को, तो एफ हो गया मेरा पेरेंट, बी हो गया मेरा मतलब ग्रैंड पेरेंट,
और मेरा आर हो गया ग्रैंड ग्रैंड पेरेंट। हाँ कि नहीं बताओ? बिल्कुल। तो इससे हमें क्या समझ आया भैया? इससे हमें यही समझ आया कि जो मेरा जी है ना, उससे अगर मैं ऊपर की तरफ देखता जाऊं, मैं ऊपर का मतलब ऊपर, तो इसमें मेरा पहले तो पेरेंट आएगा, फिर ग्रैंड पेरेंट आएगा, फिर ग्रैंड ग्रैंड पेरेंट आएगा। तो ये जो सीरीज बन रहा है ना, चाइल्ड, फिर पेरेंट, फिर ग्रैंड पेरेंट, फिर ग्रैंड ग्रैंड पेरेंट, फिर एन नंबर ऑफ ग्रैंड, फिर पेरेंट। तो ये जो हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो हम बोलने वाले ये जितने भी सारे ग्रैंड ग्रैंड या पेरेंट रिलेटेड चीज़ें, ये मेरे चाइल्ड का हो गया एंसेस्टर। ये टर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझ लेना। इसको हम बोलने वाले एंसेस्टर, ठीक है। और हम जब ग्रैंड मतलब ऊपर वाले से नीचे की तरफ आने वाले हैं, क्या बोला मैंने? ऊपर से हम नीचे की तरफ, मतलब अगर मेरे ग्रैंड 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 पेरेंट के नज़रों से अगर मैंने नीचे वाले कोई भी एलिमेंट को देखा, तो इसको हम बोलने वाले हैं सक्सेसर। अब सक्सेसर और एंसेस्टर का टर्म तो आपको समझ आया होगा। हालांकि सक्सेसर का उतना ज़्यादा यूज़ नहीं है, पर एंसेस्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है। इसको आप अच्छे से समझ लेना। रूट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है। रूट के बिना आप ट्री कर ही नहीं पाओगे। मर्क माई पॉइंट, रूट के बिना आप ट्री कर ही नहीं पाओगे। लीफ नोड एक इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको भी आप याद रख लेना। लेफ्ट और राइट जो मैंने बोला था, लेफ्ट राइट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको भी आप याद रख लेना, ठीक है। और यहाँ पर मैं और एक चीज़ मैं बता दूँ, यहाँ पर मैंने बोला था लेवल, ये कौन सा लेवल का है, लेवल को भी याद रख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कुछ अगर मतलब बोलूँ तो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है नहीं, पर मैं थोड़ा भी बता दे रहा हूँ। ये जो सी है ना, इस नोट के अगर मैं इस दोनों नोट को देखूँ, तो ये नोट आपको ध्यान से दिख रहा है, ये बेसिकली एक सिबलिंग्स है। मतलब सी और डी आप अपने सिबलिंग्स है, और सी अगर मैं ई की बात करूँ तो अपने आप में क्या है, कजन्स है। तो ये सिबलिंग्स और कजन्स का भी टर्म है, इसको अब मतलब उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, अब इसको देख पा रहे हैं। तो अभी तक हमने जो जो सीखा इसको थोड़ा समराइज कर लेते हैं। पहले तो हमें सीखा कि जो सबसे ऊपर वाला नोड है, इसको हम बोलने वाले रूट नोड। सबसे नीचे वाला ट्री नोड जिसका कोई चाइल्ड नहीं है, उसको हम बोलने वाले लीफ नोड। और अगर मैं नीचे से लीफ नोड से रूट की तरफ जाऊँ, तो इसको हम बोलने वाला एंसेस्टर। अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास जो ट्री नोड है ना, एक ट्री नोड का दो पार्ट होता है, एक है मेरा लेफ्ट चाइल्ड और दूसरा हो गया मेरा राइट चाइल्ड। बस इतने ही सारे मैंने इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज थे जो आपको याद रखना था। अब ट्री के बहुत सारे टाइप्स भी होते हैं, ठीक है, पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप्स जो हमारे में होने वाला है वो है बेसिकली बाइनरी ट्री, ठीक है, और दूसरा हो गया बाइनरी सर्च ट्री। एक को हम बोलने वाले हैं BT और दूसरे को हम लोग बोलने वाले हैं बेसिकली BST, ठीक है। इस दोनों को हम थोड़ा समझ लेते हैं भाई। अब जरा इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए जो मेरा वैल्यूज़ बेसिकली यहाँ पर मैं होने वाला है 5, 4, 3, 2, 1, 0 एंड -1। कोई गारंटी नहीं है कि यहाँ पर मैं वैल्यू मेरा डिक्रीजिंग ऑर्डर में हुआ कि नहीं हुआ। अब बेसिकली क्या है, मेरा जो रूट नोड है, रूट नोड का दो चाइल्ड है, ठीक है। ये मेरा रूट हो गया, ये मेरा हो गया लेफ्ट चाइल्ड, ये मेरा हो गया राइट चाइल्ड। जो मेरे पास ये राइट चाइल्ड है, इसका कोई भी चाइल्ड है नहीं, पर जो मेरा लेफ्ट चाइल्ड है, इसका फिर से दो चाइल्ड हो गया। एक हो गया मेरा लेफ्ट चाइल्ड, दूसरा हो गया राइट चाइल्ड। इसी तरह से जो राइट चाइल्ड है, इसका कोई भी चाइल्ड है नहीं, पर ये जो मेरा लेफ्ट चाइल्ड है इसलिए, और ये जो मेरा लेफ्ट चाइल्ड है, इस लेफ्ट चाइल्ड का बेसिकली मेरा दोबारा हुआ, मतलब इस लेफ्ट चाइल्ड का मेरे पास दोबारा दो चाइल्ड है, एक है लेफ्ट चाइल्ड और एक राइट चाइल्ड। तो इसका मतलब हमें क्या समझ आया कि ये जो मैंने पर्टिकुलर ट्री बनाया ना, ये आप ध्यान से देखोगे, इसमें जो मेरे पास नोड्स है, उस नोड्स में या तो 0 चाइल्ड है या तो मेरे पास 2 चाइल्ड है, राइट। तो जिस पर्टिकुलर ट्री में वी हैव ओनली 0 चाइल्ड और 2 चाइल्ड, दैट पर्टिकुलर ट्री इज कॉल्ड बाइनरी ट्री। इसके नाम से ही समझ आ रहा है कि अगर इसका कोई भी बच्चा हुआ तो डेफिनेटली ये दोनों बच्चे होने वाले या तो कोई भी नहीं बच्चे होने वाले, ठीक है। और ये जो बाइनरी सर्च ट्री है, इसको हम थोड़ा आगे समझेंगे। अभी के लिए बस जो मेरा मेन काम होने वाला है ना, वो है मेरा बाइनरी ट्री, ठीक है। तो अभी तक आई होप को ट्री का थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट समझ आ गया होगा। अब हम लोग इसको कोड करने के ऊपर चल रहे हैं। कोड करने से पहले ना आपको 3 चीज़ें तो आपको पता होना चाहिए। पहला तो हो गया क्लास का कॉन्सेप्ट। अगर आपको क्लास थोड़ा बहुत नहीं आता ना, तो पहले बोलूँगा आप क्लास का वीडियो देख के आओ, तभी आपको समझ आ गया होगा। दूसरा होने वाला है जिसके बिना आप चल ही नहीं पाओगे, वो आपका फेथ, वो आपका दोस्त रिकर्शन। तीसरी चीज़ है लिंक लिस्ट। अगर आपको लिंक लिस्ट का थोड़ा बहुत नॉलेज है तो फिर आप ट्री को इजीली ग्रैब कर पाओगे। अगर कोई भी नॉलेज नहीं है तो डोंट वरी, मैं ट्राई करने वाला हूँ कि लिंक लिस्ट थोड़ा सा समझा दूँ, फिर हम लोग ट्री नोड को समझने वाले हैं। और चौथा होता है पॉइंटर।
अब पॉइंटर क्या है, क्योंकि हम लोग देखिए हम यहाँ पर में पॉइंटर से खेल रहे हैं, तो पॉइंटर का तो आपको नॉलेज होना ही चाहिए। जिन लोगों को लिंक लिस्ट का नॉलेज है, मैं गारंटी के साथ दे सकता हूँ उन लोगों को पॉइंटर का नॉलेज होगा। जिन लोगों को ये नॉलेज नहीं है उन लोगों का ये नॉलेज कोई गारंटी नहीं कि हो सकता है या नहीं भी हो सकता, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा पॉइंटर को समझ लेते हैं। पॉइंटर है क्या? पॉइंटर बेसिकली क्या है पता है? पॉइंटर एक कंटेनर है। मतलब कंटेनर मतलब जैसे हम लोग करते हैं ना INTA कैरेक्टर बी, इसका मतलब क्या था? देखिए ये तो कंटेनर ही है। INTA का मतलब एक मेमोरी, मतलब मेरे मेमोरी ब्लॉक में एक ए नाम का कंटेनर बन जाएगा जो सिर्फ और सिर्फ इंटीजर डेटा को स्टोर कर सकता है। जो कैरेक्टर बी अगर मैंने कंपाइल किया तो मेरे मेमोरी में एक कंटेनर बन जाएगा जिसका नाम होगा बी, और सिर्फ कैरेक्टर डेटा टाइप को स्टोर कर सकता है। ठीक इसी तरह से पॉइंटर भी एक कंटेनर है जिसका कोई नाम होगा। मैं यहाँ पर मैं PTR लेने वाला हूँ जो मेरे किसी दूसरे का एड्रेस स्टोर करेगा। भैया एड्रेस मतलब हमारे मेमोरी ब्लॉक का एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है। अब क्या करने वाला है, हम इसको लिंक लिस्ट से देखने वाले हैं कि लिंक लिस्ट से पॉइंटर का क्या नाता है। तो बेसिकली लिंक लिस्ट कुछ नहीं है, लिंक लिस्ट एक कंटेनर है जिस कंटेनर के ना 2 सेक्शन है। पहला सेक्शन तो हो गया मेरा डेटा सेक्शन और दूसरा सेक्शन हो गया मेरा नेक्स्ट सेक्शन। आई रिपीट, लिंक लिस्ट एक कंटेनर है जिसका पहला सेक्शन हो गया मेरा डेटा का सेक्शन जिसके अंदर मैं डेटा रखने वाला हूँ। कोई गारंटी नहीं है इसमें हम इंटीजर रखें, कैरेक्टर रखें या तो स्ट्रिंग रखें, वो मेरी मर्जी। पर नेक्स्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ एड्रेस जाने वाला है, ठीक है। तो डेफिनेटली मेरा अभी तक क्या पता चला कि लिंक लिस्ट एक कंटेनर है जो मेरा पहले तो डेटा स्टोर करेगा और दूसरा हो गया एड्रेस। अब क्वेश्चन है किसका एड्रेस? एड्रेस का होगा नेक्स्ट नोड का। अब क्वेश्चन है नेक्स्ट नोड क्या है? नेक्स्ट नोड बेसिकली जो लिंक लिस्ट के कंटेनर है ना, इसको हम बोलने वाले हैं नोड। तो इसी तरह से मेरे पास डेफिनेटली और एक कंटेनर होने वाला है जिस कंटेनर का भी 2 सेक्शन होने वाला है। पहला तो हो गया मेरा डेटा का सेक्शन, दूसरा हो गया मेरा नेक्स्ट सेक्शन, जिस नेक्स्ट सेक्शन का था नेक्स्ट नोड के एड्रेस को स्टोर करने वाला है। अब मान लीजिए मेरे मेमोरी ब्लॉक में ये पर्टिकुलर जो बॉक्स है वो पर्टिकुलर 106 लोकेशन पे पड़ा हुआ है, और ये जो मेरा मेमोरी ब्लॉक है ये मेरे मेमोरी ब्लॉक में 110 लोकेशन पे पड़ा हुआ है। तो इसके अंदर मैंने मान लीजिए कि 5 डाल दिया, और इसमें मेरा क्या होगा पता है? आप बता सकते हो, इसमें मेरा 110 जाने वाला है। 110 मेरा नेक्स्ट नोड का एड्रेस है। और इसी तरह से जो मेरा सेकंड नोड होने वाला है इसके अंदर हम डेटा पुट करने वाले मान लीजिए 6, और इसके अंदर अगर मेरे आजू बाजू में कोई है, आजू बाजू में कोई भी लिंक लिस्ट मतलब नोड है तो फिर उसका एड्रेस डालने वाला है। अगर कोई भी नहीं है तो इसके अंदर हम डालने वाले हैं नल। अब नल क्या है? नल बेसिकली एक एड्रेस है जो एड्रेस वॉइड को पॉइंट करता है। वॉइड मतलब मान लीजिए ब्लैक होल, या तो आप मान लीजिए शून्य को हम लोग पॉइंट कर रहे हैं। तो नल पॉइंटर बेसिकली एक एड्रेस है जो एड्रेस कहीं नहीं पॉइंट कर रहा। अभी तक समझ आया? तो इसको हम बोलने वाले हैं लिंक लिस्ट। अब इस पूरे पार्ट को हमें क्यों ज़रूरत है? क्योंकि हम लोग ट्री के केस में ऐसे एक कंटेनर बनाने वाले हैं जिस कंटेनर के अंदर मेरे पास 3 चीज़ें होने वाले हैं। मिड का जो है ये तो मेरा डेटा, दूसरा हो गया मेरा लेफ्ट, और तीसरा हो गया मेरा राइट। अब डेटा के अंदर हम डेटा रखने वाले हैं, लेफ्ट के अंदर रखने वाले हैं हम लेफ्ट जो मेरे पास ट्री नोड बनने वाला है उस ट्री नोड का एड्रेस। राइट के अंदर हम रखने वाले हैं जो मेरा राइट ट्री नोड बनने वाला है उस ट्री नोड का एड्रेस। मतलब अगर ये पर्टिकुलर नोड मेरे 103 लोकेशन पे, ये पर्टिकुलर मेरा अगर 107 लोकेशन पे, तो ये मेरा लेफ्ट के अंदर मेरा 103 जाने वाला है, राइट के अंदर मेरा 107 जाने वाला है। क्लियर है इतना? अब अगर इसका भी मेरे पास और एक लेफ्ट चाइल्ड हो, हाँ अगर और एक लेफ्ट चाइल्ड हो तो डेफिनेटली अगर उसका कोई लोकेशन मान लीजिए 120 पे, तो इसके लेफ्ट के अंदर मेरा 120 जाने वाला है। और अगर मान लीजिए मेरे राइट में कोई चाइल्ड है ही नहीं तो ये पर्टिकुलर डब्बा मेरे नल को पॉइंट करने वाला है, ठीक है। मान लीजिए इसके आजू बाजू में कोई भी चाइल्ड नहीं है तो ये पर्टिकुलर डब्बा मेरे नल को पॉइंट करने वाला है, ये पर्टिकुलर डब्बा मेरे नल को पॉइंट करने वाला है। हम बार बार नाम मतलब नल नहीं लिखने वाले, हम क्या करने वाले? क्रॉस लिखने वाला है। क्रॉस को आप समझ जाना कि इसके अंदर नल है, और हर एक चीज़ एज इसको पॉइंट करें ना तो हम इसमें एक पॉइंटर यूज़ करने वाले हैं। पॉइंटर मतलब एक जस्ट एरो, ये एरो मेरे इस डब्बे को पॉइंट करे, ये एरो मेरे इस डब्बे को पॉइंट करे, ये एरो मेरे इस डब्बे को पॉइंट करे, ये एरो मेरे नल को पॉइंट करे। समझ आ रहा है इतना? अभी तक समझ आया? ठीक है। अब देखिए कि हमारे पास तो कोई भी कंटेनर है नहीं जो कंटेनर मैंने 3 चीज़ों को स्टोर कर सके। एक तो मेरा हो गया डेटा, दूसरा हो गया एड्रेस, तीसरा भी हो गया एड्रेस। तो ये एड्रेस हमें खुद बनाना होगा। तो इस एड्रेस को हम कैसे बना सकते हैं? क्लास की मदद से। अब क्लास की मदद से कैसे बना सकते हैं पहले समझ लेते हैं, फिर हम VS कोड पे चल के इजीली कोड कर लेंगे। तो
हमें क्या करना है ना, सबसे पहले क्लास बनाने वाले हैं, ठीक है। तो क्लास कैसे बनता है, क्लास कीवर्ड और क्लास का नेम। क्लास का नेम हम क्या देने वाले बताएं, ट्री नोड देने वाले। जो मेरे पास डब्बा था ना, उस डब्बे के अंदर मेरे कितने चीज़ें थे, 3 चीज़ें थे। 3 चीज़ें में क्या क्या था देखना, दोनों तो हो गया मेरा एड्रेस, राइट, और एक हो गया मेरा डेटा। तो डेटा मेरा कोई भी डेटा टाइप का हो, मैं इस केस में इंटीजर लेने वाला हूँ, इसीलिए पहले तो मैंने एक इंटीजर का डेटा नाम का एक डेटा नाम का एक कंटेनर डिफाइन कर दिया। अब मुझे क्या करना है, एड्रेस स्टोर करना है। किसका एड्रेस, ट्री नोड का एड्रेस। अब यहाँ पर मैं एक छोटा सा पॉइंटर का स्टोरी समझा दूँ। जब याद है, अगर मैंने जब बोला था कि INTA था ना, INTA, तो ये मेरे मेमोरी ब्लॉक में एक डब्बा बना था जिसका नाम है A, और एक क्या इंटीजर के इंटीजर डेटा टाइप को स्टोर करता था। और अगर ये मुझे किसी इंटीजर डेटा टाइप के एड्रेस, मान लीजिए 105 लोकेशन पे, ठीक है, अब मुझे अगर इस डब्बे का एड्रेस को स्टोर करना है, तो हम क्या बना देते पता है, इंटीजर स्टार। मतलब इंटीजर स्टार लिखने से मेरे पास एक डब्बा बन जाएगा जो मेरा पॉइंटर होगा, और ये मेरे इंटीजर डेटा टाइप के डब्बे का एड्रेस स्टोर करेगा। आई रिपीट, इन स्टार का मतलब एक मेरा पॉइंटर डिफाइंड होगा जो मेरे इंटीजर डेटा टाइप के कंटेनर का एड्रेस स्टोर करने वाला है। तो ये मेरे अगर 106 लोकेशन को पॉइंट, मतलब 105 लोकेशन को पॉइंट करने वाला है, तो इसके अंदर होगा 105। इसी तरह से अगर मान लीजिए कि मेरे पास ना मैंने यहाँ पर मैं लिखा कैरेक्टर स्टार, तो मेरा अगर कोई एक पॉइंटर बनता डब्बा, जो डब्बा क्या मेरा कैरेक्टर डेटा टाइप को एड्रेस को स्टोर करता। अगर मैं लिखता स्ट्रिंग स्टार, तो स्ट्रिंग स्टार डेफिनेटली मेरे कोई भी मेरा अगर स्ट्रिंग कंटेनर होता तो स्ट्रिंग कंटेनर के एड्रेस को स्टोर करवाता स्ट्रिंग एड्रेस पॉइंटर। तो इसी तरह से आप मुझे बताइए, अगर मुझे ट्री नोड का कोई भी एड्रेस स्टोर करना है, तो उसके केस में हम लोग डेटा टाइप क्या लेने वाले, ट्री नोड स्टार। गुड, तो इस केस में हम लोग इसको लेने वाले ट्री नोड स्टार। एक नाम देने वाले, एक का होगा लेफ्ट, दूसरा का होगा। तो क्या अभी तक ये समझ आ गया? अब हमें इसको इनिशियलाइज भी करना है, तो पहले इसको थोड़ा VS कोड में समझ लेते हैं, फिर हम देखने वाला है। तो क्या बोला मैंने अभी तक, मुझे एक क्लास बनाना है, जो क्लास का नाम इस केस में हम लोग देने वाले हैं ट्री नोड, ठीक है। इसके अंदर हम क्या क्या रखने वाले हैं, इसके अंदर हम 3 चीज़ें रखने वाले हैं, और हर एक चीज़ डेफिनेटली मेरे पब्लिक में तो होने ही वाला है। एक चीज़ हो गया मेरा डेटा, एक हो गया मेरा ट्री जो मैंने नोड बनाया उसका एड्रेस, इसलिए मैंने ट्री नोड दिया, उसका हो गया मेरा लेफ्ट, और मैं यहाँ पर मैं देने वाला हूँ ट्री नोड का राइट। अब क्वेश्चन है ध्यान से बताना। नहीं, C++ के केस में क्या होता है पता है, अगर हम कोई भी एक वेरिएबल को इनिशियलाइज करता है, कोई भी डेटा टाइप, मान लीजिए इस केस में मेरे पास डेटा टाइप क्या हुआ, यहाँ पर हम लिखने वाले हैं ट्री नोड जो मेरे पास हुआ, इसके में हम नाम दे रहे हैं इसका रूट। तो जब हम कोई भी एक ऐसा वेरिएबल को, डेटा टाइप के वेरिएबल को डिफाइन करते हैं, लाइक मान लीजिए INT है, तो बाय डिफ़ॉल्ट मेरे जो वेरिएबल कंटेनर के उसके अंदर C++ में गार्बेज वैल्यू चला जाता है। क्लियर हुआ इतना, गार्बेज वैल्यू चला जाता है। तो अगर मैंने यहाँ पर मैं ट्री नोड रूट को डिफाइन कर दिया, तो मैंने डेटा के अंदर कोई गार्बेज वैल्यू जाएगा, लेफ्ट के अंदर कोई गार्बेज वैल्यू जाएगा, राइट के अंदर कोई गार्बेज वैल्यू जाएगा। अब मेरे जो डेटा के अंदर गार्बेज वैल्यू गया वो तो मेरे पास लीगल है, पर एड्रेस अगर मेरा किसी और का चला गया ना, मान लीजिए कि मेरा जो CPU है, CPU का कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाइटल काम कोई किसी पर्टिकुलर एड्रेस पे हो रहा है, और मेरे लेफ्ट और राइट में वही गार्बेज वैल्यू आ चुका है, और अगर मैंने उस लेफ्ट राइट को लेके कोई भी छेड़खानी कर दिया, तो डेफिनेटली मेरा सिस्टम डाउन हो सकता है। तो इस पर्टिकुलर चीज़ को हमें अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड करने के लिए क्या करने वाले, जब भी हम कोई रूट बनाए ना, तब हम लोग लेफ्ट और राइट को नल पे डिफाइन कर दें, मतलब एक ऐसी पर्टिकुलर स्पेस जिस स्पेस का अगर मैंने पॉइंट किया तो मेरा कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला। तो उस केस में हम लोग क्या करने वाले, बस एक कंस्ट्रक्टर बनाने वाला है। कंस्ट्रक्टर कैसे बनता है बताओ, पहले हमें देता है क्लास का नाम। अब इसके अंदर बस एक ही चीज़ जाएगा, वो क्या है, डेटा। तो हम एक के अंदर तो डेटा रखने वाले हैं, ठीक है। अब क्या करने वाले, अब मुझे इसके पास 2 चीज़ें हैं। पहला चीज़ होगा कि मुझे इसके अंदर, पहले तो मुझे इसके अंदर डेटा को तो रखना ही है, तो मैंने अब डेटा को रख दिया। अब मुझे जो मेरा लेफ्ट था उसको मुझे क्या बोला, नल से डिफाइन करना है, और जो मेरा राइट था उसको भी मुझको नल से डिफाइन करना है। क्या ये मुश्किल था? नहीं, ये तो मजाक था। तो फिर हमने अभी तक क्या किया, अभी तक बस हमने ट्री को क्रिएट किया है। अब यहाँ पर मैंने एज इसको डिफाइन किया है, तो डेफिनेटली इसके अंदर एक डेटा जाएगा, तो इस केस में यहाँ पर मैं 5 डिफाइन कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब मैं बस यहाँ पर रन करने वाला हूँ इस पर्टिकुलर चीज़ को। रन करने से कुछ प्रिंट नहीं होगा, पर मेरा कोई भी एरर भी नहीं आना चाहिए। देखिए, मेरा कोई भी एरर नहीं आया।
जो भी हमने अभी तक लिखा है ना, उस पर्टिकुलर चीज़ को लिखने से मैंने मेमोरी ब्लॉक में एक डब्बा बना, जिस डब्बा के अंदर 3 सेक्शन है। ठीक है, पहले सेक्शन में तो मेरा 5 चला गया, मतलब सॉरी मिड वाले सेक्शन में तो मेरा 5 चला गया, लेफ्ट वाला सेक्शन में मेरा नल गया है, और राइट वाले सेक्शन में मेरा नल गया है। समझ आया इतना? समझ आया? नाइस। यहाँ पर मैंने एक चीज़ क्या है कि मैंने जब डिफाइन किया ना, तब मैंने इसको ट्री नोड, फिर मैंने इसका नाम दिया रूट, फिर 5 को डिफाइन किया। ये पर्टिकुलर डिफिनेशन मेरा स्टैक में होता है। अब स्टैक में क्या होता है ये हम बाद में जानने वाले हैं, बट जान लीजिए कि मेरे स्टैक में अगर मैंने इसको ज़्यादा यूज़ किया तो ये मेरा डायनामिक नहीं है। अब मुझे इसको डायनामिक बनाना है। अब ये सब क्या है, डायनामिक क्या है, स्टैटिक क्या है, ये लगा हम समझेंगे, पर अभी नहीं। पहले ट्री समझ लेते हैं ना, फिर हम लोग इसको समझ लेंगे। तो इसको मुझको हीप में बनाना है डायनेमिकली। तो हम कैसे बना सकते हैं पता है? इसको बस हमें ऐसे लिखना है, आगे से हम लोग ऐसे ही लिखने वाले हैं। हम लिखने वाले ट्री नोड स्टार, फिर हम जिस पर्टिकुलर उसको हम बोलना चाहते हैं, इसको क्या बोलना चाहते हैं, रूट बोलना चाहते हैं, रूट, फिर इक्वल टू साइन देने वाले, फिर इसके अंदर देने वाले न्यू कीवर्ड, फिर हम देने वाले वापस से उस कंटेनर का नाम, कंटेनर का नाम क्या है, ट्री नोड, फिर हम देने वाले यहाँ पर मैं पैरेंथेसिस, फिर पैरेंथेसिस के अंदर हम पर्टिकुलर वैल्यू देंगे, जो वैल्यू मेरे इस कंटेनर के अंदर जाएगा। मेरे केस में इस पर्टिकुलर वैल्यू क्या होगा पता है, 5 होगा। तो इस पर्टिकुलर लाइन को लिखने से मेरा सेम चीज़, यही मेरा डब्बा बनेगा, पर ये डब्बा मेरा स्टैक में नहीं बनने वाला, ये डब्बा मेरा हीप में बनने वाला है। हीप बहुत ज़्यादा स्पेस है हीप के अंदर, स्टैक में बहुत कम स्पेस है, तो इसीलिए हम लोग इसको क्या करने वाले, हीप में बनाने वाले। तो इसको हमने क्या बोला, इसको हम करने वाले कमेंट, फिर हम बनाने वाला है ट्री नोड स्टार, जिसका हम बोलना चाहते हैं रूट, न्यू कीवर्ड, फिर हम जो क्लास मतलब क्लास का नेम है, फिर इसके अंदर जो डेटा डालना है 5। सेम चीज़ है, जो मैंने पहले लिखा वो भी सेम है, जो मैंने सेकंड में लिखा वो भी सेम है, बस इसमें एक फ़र्क यही है कि ये मेरा पर्टिकुलर चीज़ हीप में बना है। आई होप अभी तक पूरा समझ आ गया होगा। तो अभी तक तो मैंने बस इसका एक ही नोड क्रिएट किया है, राइट, जो मेरा है रूट नोड। अब मुझे इसका बाकी का नोड भी क्रिएट करना है, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक नोड बनाएंगे, और उस नोड के मतलब जो मेरा रूट का लेफ्ट था, उस रूट के लेफ्ट के अंदर मैं इस पर्टिकुलर नोड का एड्रेस को देने वाला हूँ। मतलब मेरे पास अगर मैं रूट के लेफ्ट को एक्सेस करना चाहूँ तो हम लिख सकते हैं रूट एरो चिन्ह लेफ्ट। रूट के अगर मैं राइट के एलिमेंट को एक्सेस करना चाहूँ तो हम लिख सकते हैं रूट का राइट। ठीक है, अब अगर मैंने इसको मान लीजिए कि मेरा जो लेफ्ट का चाइल्ड था, ये इसका नाम दिया मैंने चाइल्ड 1, तो हम क्या करने वाले पता है, रूट लेफ्ट को इक्वल टू हम करने वाले चाइल्ड 1। तो यहाँ से हमें क्या समझ आया, और अगर मेरा मान लीजिए कि ये पर्टिकुलर चीज़ मैंने चाइल्ड 2 को डिफाइन कर रहा था, तो रूट राइट इक्वल टू चाइल्ड 2 करने वाला। तो मेरा अभी तक ये क्या समझ आया, अभी तक मैंने बोला आपको जो रूट का लेफ्ट एक एड्रेस को डिफाइन करता है, तो पर मैंने तो यहाँ पर मैं चाइल्ड 1 इस पर्टिकुलर बॉक्स का नाम लिखा, तो यहीं से ही मेरा शुरुआत होता है पॉइंटर का खेल का। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बोला था, मैंने इसको क्या किया ना, डायनामिकली डिफाइन किया है, और डायनामिकली मेरे क्या होता है, जो मेरा नेम होता है वो नेम एक पर्टिकुलर एड्रेस को स्टोर करता है। मतलब मैं बोलना चाहता हूँ जो मैंने अभी तक बनाया था ना, रूट इक्वल टू न्यू ट्री नोड, उससे क्या पता है, ये पर्टिकुलर बॉक्स का मेरे पास नेम रूट नहीं है, मैंने एक अलग बॉक्स बना जिस बॉक्स मेरा इस पर्टिकुलर बॉक्स को पॉइंट कर रहा है, और इस बॉक्स का नाम है रूट। समझ आया इतना? समझ आया? इसका मतलब अगर मैंने यहाँ पर मैं रूट लेफ्ट इक्वल टू चाइल्ड 1 कर दिया, इसका मतलब रूट के लेफ्ट के अंदर मेरा एड्रेस चला जाएगा। जी हाँ। तो अभी तक हमें धीरे धीरे सब कुछ समझ आ जा रहा है कि बेसिकली हर एक नोड से कैसे कनेक्टेड है। अब इसको समझते हैं, अब इसको थोड़ा और समझते हैं और डिटेल्स में समझते हैं। जब हम लोग इसको पॉइंटेड समझेंगे ना, तब आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि हम लोग ये क्यों कर रहे हैं। पर हमारा काम अभी वो नहीं है, हमारा काम है ट्री बनाना, जो ट्री बेसिकली मेरा कुछ दिखने में ऐसा हो। कैसा हो? मेरा एक रूट नोड हो, उसका मेरे पास 2 चाइल्ड हो, और मेरा जो लेफ्ट चाइल्ड है उस लेफ्ट चाइल्ड को हम ऐसा बनाएं। तो इस केस को हेल्प करने के लिए मेरे पास कौन आ रहा है पता है? इसके लिए मेरे पास आ रहा है मेरा प्यारा भाई, जिसका नाम है रिकर्शन। हम रिकर्शन से इसको सॉल्व करने वाले हैं। कैसे? सबसे पहले मैंने बोला था रिकर्शन एक स्टोरी है, तो हमें स्टोरी बनाना है। तो एक काम कर लेते हैं ना, इसमें थोड़ा बहुत वैल्यू डाल देते हैं सो दैट ये हम लोग को ईजी हो। तो क्या करने वाले, सबसे काम क्या है, मान लीजिए मेरे पास एक कुछ नहीं है, बस मेरे पास एक पर्टिकुलर नोड है, तो इस नोड को हमें बनाना होगा। तो पहला काम था मुझे एक नोड बनाना है। बेसिकली ये मेरा क्या है, ट्री नोड है। तो हम क्या करने वाले, क्रिएट ट्री नोड। एक ट्री नोड तो मुझे बनाना ही है। क्लियर है इतना? करेक्ट।
अब तुम्हारे पास काम क्या है, मुझे क्या करना है ना, इसके एक बार लेफ्ट में जाना है और एक बार राइट में जाना है। तो हम सबसे पहले इसका लेफ्ट में जाने वाला है। तो मैंने मेरे भाई को कॉल किया और बोला भाई तुम एक बार लेफ्ट में देख के आओ ना, लेफ्ट में क्या हाल चाल हो रहा है। तो मैंने क्या बोला, जो मान लीजिए मेरा ये जो पर्टिकुलर फंक्शन, इस फंक्शन का नाम क्रिएट ट्री नोड है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इस क्रिएट ट्री नोड को मैंने दोबारा कॉल किया। पर एक चीज़, इसके अंदर हम बस क्या करने वाले, रूट का जो लेफ्ट पार्ट है इसको हम भेजने वाले हैं। दोबारा इसको कॉल करने वाला हूँ। ये मेरा जो क्रिएट ट्री नोड है उसके अंदर में मेरा रूट का जो राइट पोर्शन है उस राइट पोर्शन को मैं भेजने वाला हूँ। मतलब मेरा काम क्या हुआ, मैंने बस एक नोड को बनाया और बाकी का लेफ्ट और राइट का नोड मेरा रिकर्शन संभाल लेगा। अब मैंने रिकर्शन में बोला था क्या, तो एक कैसे मुझे रुकना भी है। तो हम क्या करने वाले हैं, हम जब क्रिएट नोड बनाने वाला है तब डेफिनेटली यूज़र से इनपुट लेंगे। तो हम बोलने वाले जब यूज़र ने -1 दिया, जब यूज़र ने -1 इनपुट दिया तब तुम रुक जाना। और उस केस में क्या करना ना, रिटर्न नल कर देना। तुम सबसे पहले चेक कर लेना कि अगर यूज़र ने वैल को, जो वैल्यू है उसको अगर -1 कर दिया ना तो तुम यहाँ से रिटर्न कर जाना। बाकी के केस में तुम क्या करना, एक नया क्रिएट नोड करना, ठीक है। फिर तुम रिकर्शन को कॉल करना। एक रिकर्शन होगा तुम्हारा लेफ्ट चाइल्ड के लिए और दूसरा रिकर्शन होगा तुम्हारा राइट चाइल्ड के लिए। और आखिर में डेफिनेटली तुम रिटर्न रूट कर देना। अब रूट क्यों, रूट क्या है ये चारों चीज़ें हम लोग धीरे धीरे समझने वाले हैं, डोंट वरी। पहले कोड कर लेते हैं, फिर हम कोड से वापस आएंगे ताकि आपका पूरा चीज़ क्रिस्टल क्लियर हो जाए। अब एक फंक्शन बनाने वाला है, जो फंक्शन बेसिकली मेरा नोड को क्रिएट, मतलब मेरा ट्री को क्रिएट करने वाला है। तो इस पर्टिकुलर फंक्शन मेरा क्या रिटर्न करने वाला है, मेरा रूट नोड का एड्रेस। तो हम यहाँ पर देना है रूट नोड स्टार, ठीक है। अब इसका एक नाम दे रहे हैं, मान लीजिए क्रिएट ट्री के नाम से। मैं इसके अंदर बस भेजने वाला हूँ मेरा एक वैल्यू। तो पहला मेरा काम क्या है, बेस केस। बेस केस को क्या करना है, मैंने बोला कि अगर मेरा वैल्यू -1 के बराबर हुआ तो फिर तुम यहाँ से रिटर्न नल कर देना। तो मेरा पहला काम क्या है, मुझे एक नोड बनाना है। तो हम क्या करने वाले हैं, इस केस में मेरा जो नोड होने वाला है उस नोड का नाम मैं ट्री नोड ही देना, मतलब मेरा रूट ही देने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं काम कर रहा है, इसके अंदर मैं वैल्यू को डाल दूंगा। अगर माइनस नहीं है तो नोड बनाऊँ। अब हम क्या करने वाले हैं, इसके लेफ्ट में एक वैल्यू भेजने वाले हैं, एक राइट में वैल्यू भेजने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक प्रिंट करने वाले हैं कि वैल्यू फॉर लेफ्ट चाइल्ड, ठीक है। तो इसके अंदर हम बेसिकली क्या करने वाले पता है, इसके अंदर हम लेफ्ट चाइल्ड के वैल्यू को रखने वाले हैं। तो हम एक काम करते हैं कि यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बना लेते हैं जिसका नाम है LC, जो बेसिकली मेरे लेफ्ट चाइल्ड को स्टोर करने वाला है। अब इसको हम कहाँ भेजने वाले हैं, रिकर्सिव कॉल में राइट में जाने के लिए। तो मैंने लेफ्ट में जाने के लिए तो मैंने बोला रूट के लेफ्ट में भाई तुम क्रिएट नोड को दोबारा कॉल करो, क्रिएट ट्री को दोबारा कॉल करो, जिसके अंदर तुम LC को भेज दो। क्लियर है, इतना क्लियर है। और सेम चीज़ हम फिर से कॉल करने वाले हैं, किसके लिए, राइट के लिए। तो हम दोबारा पूछने वाले हैं कि तुम एक वैल्यू इनपुट दो जो बेसिकली मेरे क्या होने वाला है, राइट चाइल्ड के लिए होने वाला है। उसका नाम देने वाले हैं हम RC, हाँ RC मतलब RC कार्ड नहीं, ठीक है। फिर हम लोग इसके बाद क्या देने वाला है, जो मेरा रूट के राइट चाइल्ड था उस राइट चाइल्ड के अंदर हम इसको भेज देंगे। और आखिर में ये जब सब कुछ मेरा ख़त्म हो जाए, मैंने रूट के लेफ्ट के लिए भी भेज दिया, रूट के राइट के लिए भेज दिया, तब तुम यहाँ से क्या करना, रिटर्न रूट कर देना। मैंने बस एक नोड बनाया और बाकी का नोड कौन संभाल लेगा, रिकर्शन संभाल लेगा। अब देखो मैंने अभी तक क्या किया ना, अभी तक मैंने बस यहाँ पर मैं किसका वैल्यू भेजा है, रूट का वैल्यू भेजा है। तो काम कर लेते हैं, मैं जो मैंने एक नोड तैयार किया था रूट, इसको हम सबसे पहले नल से डिफाइन कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं एक प्रिंटिंग लिख लेते हैं कि प्लीज़ एंटर द वैल्यू फॉर रूट नोड। तो मैं बेसिकली इस पर्टिकुलर चीज़ पे मैं मेरे रूट नोड के वैल्यू को स्टोर करने वाला हूँ। तो किसका नाम है, यहाँ पर मैं वैल्यू दे रहा हूँ। इसके अंदर मैंने रूट नोड का जो वैल्यू था उसको मैंने स्टोर कर लिया। और फिर मैं क्या करने वाला हूँ, मेरे क्रिएट नोड को, जो मेरा क्रिएट ट्री था उसको कॉल करने वाला हूँ वैल की मदद से। तो वैल के अंदर मेरा रूट का वैल्यू चला गया और ये मुझे क्या ला के देगा, रूट का एड्रेस। तो मैं यहाँ रूट दे रहा हूँ। तो अभी तक क्या समझ आया, ध्यान से समझना। मैंने बस यहाँ पर मैं एक वैल्यू भेजा, ध्यान से देखो। यहाँ पर मैं जो मेरा चीज़ है ना, एक पर्टिकुलरली वैल्यू है। अब मेरा काम क्या होगा, मेरा काम बस यही है कि मुझे इस वैल्यू का एक नोड क्रिएट करना है। मैंने यहाँ पर मैं नोड क्रिएट कर लिया।
फिर मुझे यहाँ पर मैं जो मेरा लेफ्ट के चाइल्ड के लिए हमने कॉल किया और फिर राइट के चाइल्ड के लिए कॉल किया। अब इसको मैंने अगर रन किया ना तो मेरा रन तो हो जाएगा पर मेरा कुछ प्रिंट नहीं होने वाला। तो अभी के लिए बस मैं अपना एक प्रिंटिंग का चीज़ बना रहा हूँ। ये क्या है हम बाद में देखने वाले हैं, बस देख लो कि ये बेसिकली मेरे पर्टिकुलर नोट को प्रिंट करने का मतलब पर्टिकुलर ट्री को प्रिंट करने के लिए यूज़ होता है। तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर मैं सी आउट देने वाला है और फिर मैं यहाँ पर मैं प्रिंटिंग को कॉल करने वाला हूँ जिसका नाम है रूट को भेजने वाला हूँ। इसके लिए हम लोग जो प्रिंट करना चाहते हैं पता है, हम लोग करना चाहते हैं 5, उसका लेफ्ट चाइल्ड होगा जो होगा 3, उसका राइट चाइल्ड होगा जो होगा 4, 3 का एक लेफ्ट चाइल्ड होगा जो होगा 2, 3 का एक राइट चाइल्ड होगा जो होगा 1। और जितने भी सारे मैंने लिफ्ट नोट बने उसके लेफ्ट में मेरा नल जाएगा, राइट में भी नल जाएगा, 1 के केस में भी नन जाएगा, 1 केस में भी राइट जाएगा, इसके केस में भी नल एंड बेसिकली नल जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, हम बस देखने वाले हम पर्टिकुलर कौन से नोट के ऊपर खड़े हुए हैं। तो हम इसके साथ जो मैंने यहाँ तक प्रिंट किया वैल्यू फॉर लेफ्ट चाइल्ड ऑफ, यहाँ पर हम देने वाले करेंट नोट का जो वैल्यू था। सेम चीज़ हम किसके लिए देने वाले हैं, राइट के लिए भी कॉल करने वाला है। तो चलिए राइट के लिए भी कॉल कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले बोले प्लीज़ इंटर द वैल्यू फॉर रूट नोट। मैंने इस पर्टिकुलर नोट का जो नोट बना है उस नोट का रूट नोट क्या था, 5 था। तो मेरा 5 का जो मेरा रूट नोट का उसका वैल्यू क्या है, 5 है। तो हम इसके अंदर डालने वाले 5, सॉरी तो हम इसके अंदर डालने वाले 5, मैंने एंटर मारा। अब बोल रहे वैल्यू फॉर लेफ्ट चाइल्ड ऑफ 5, में स्पेस होता है कोई नहीं, लेफ्ट चाइल्ड ऑफ 5। अब मैं 5 के ऊपर खड़ा हुआ हूँ, उसका लेफ्ट के अंदर क्या है, लेफ्ट के अंदर मेरा है 3, तो हम इसके अंदर डालने वाला है 3। अब इसने बोल रहा है कि वैल्यू फॉर लेफ्ट चाइल्ड ऑफ 3। देख पा रहे हो मेरा रिकर्शन इसके ऊपर आ चुका, 5 के ऊपर है नहीं, अब रिकर्शन 3 के ऊपर आ गया। तब मुझे बोल रहा है कि 3 के लेफ्ट के अंदर क्या है, मैंने बोला 2 है, तो इसके अंदर 2 डाल दो। अब बोल रहे हैं कि वैल्यू फॉर लेफ्ट चाइल्ड ऑफ 2, तो 2 के लेफ्ट में क्या है, देखो कुछ नहीं है, नल है, नल मतलब -1 डाला। रूट के राइट पे, सॉरी 2 के राइट पे क्या है, कुछ नहीं, -1 डालो। अब बोल रहा है कि वैल्यू फॉर राइट चाइल्ड ऑफ 3, मतलब रूट के जब मैंने इसके अंदर -1 डाला यहाँ से रिटर्न कर गया, जब मैंने -1 डाला रिटर्न कर गया, जब मेरा ट्रू का काम खत्म हो गया तो ये मेरा ऐसे रिटर्न कर गया। अब मैं कहाँ खड़ा हूँ, 3 के ऊपर खड़ा हूँ। अब 3 का मेरा राइट चाइल्ड कौन है वो देखो, 3 के बोला कि राइट चाइल्ड मेरा क्या है, 1 है, तो इसके अंदर 1 डालो। मेरे 1 के लेफ्ट में क्या है, 1 के लेफ्ट में मेरा -1 है, 1 के राइट में भी -1 है। अब देखो मैं वापस आ गया चाइल्ड ऑफ 5, मतलब यही भैया कि ये जो मेरा 3 का राइट चाइल्ड में आया ना, 3 के राइट में मेरा यहाँ पर मैं -1 जब किया तो यहाँ से रिटर्न हो गया, यहाँ से रिटर्न हो गया, ये वापस यहाँ से रिटर्न हो गया। 3 का काम अब पूरा हो चुका, इसलिए 3 अब यहाँ से वापस रिटर्न कर गया। अब जो मेरा रिकर्शन है वो मैंने 5 के ऊपर खड़ा हुआ है, इसीलिए 5 के राइट चाइल्ड को कॉल कर रहा है। बोला कि 5 के राइट में क्या डालूँ, मैंने बोला 5 के राइट में 4 डालो, और 4 के लेफ्ट में क्या डालूँ, -1 डालो, और 4 के राइट में भी -1 डालो वापस। तो क्या हुआ अभी तक बस यही हुआ, जब मैं यहाँ पर मैं -1 डाला तो यहाँ से रिटर्न कर गया, यहाँ से रिटर्न कर गया, फिर जो मेरा यहाँ पर 4 बना, 4 भी मैंने यहाँ से रिटर्न कर गया, और मेरा ये जो पूरा नोट था ना रूट नोट का एड्रेस मेरा मेन पे ट्रांसफ़र हो गया। क्या अभी तक समझा? हाँ, तो ध्यान से देखो मेरा क्या हुआ, 53214। मतलब मैंने जो प्रिंटिंग अभी तक किया है उसमें कैसे प्रिंट हुआ पता है, मैं बस अभी दिखा रहा हूँ, उसको समझने की ज़रूरत नहीं। 5 3 2 1 4, मेरे पास प्रिंटिंग का स्टेटमेंट ऐसा था, 53214। क्लियर हुआ? मतलब पहले मैं लेफ्ट में गया, फिर मैंने राइट को एक्सेस किया, राइट में मुझे जो सबसे पहले मिल गया उसको मैंने प्रिंट कर दिया, फिर मैं राइट का कर दिया। प्रिंट के अभी मत जाओ, अभी आई होप तुम्हें समझ आया हो कि ट्री नोट हम कैसे बनाते हैं। अब ज़रा इसके ड्राई रन करके देख लेते हैं। तो मैंने क्या बोला, मेरे मेन से इसके अंदर क्या आया, 5 आया। अब मैंने पूछा 5 क्या -1 के इक्वल तो नहीं, बोला नहीं, तो फिर तुम क्या करो, एक नोट बना लो, मतलब एक ट्री नोट बना लो। तो इस पर्टिकुलर जब मेरा कोड एग्जीक्यूट हुआ तो मेरे मेमोरी ब्लॉक के अंदर एक डब्बा बना, जिस डब्बे के अंदर मेरा 5 स्टोर हुआ, उसके लेफ्ट मेरा नल, इसके राइट में मेरा नल हुआ। फिर मैंने बोला वैल्यू फॉर लेफ्ट चाइल्ड, तो लेफ्ट चाइल्ड के अंदर मैंने LC डाल दिया, तो मेरे कंटेनर LC था जिसके अंदर मैंने 3 को डाला, एक RC था जिसके अंदर मैंने 4 को डाला, और जो मैंने बोला कि भाई तुम रूट के लेफ्ट को लेके क्रिएट ट्री में चले जाओ। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये मेरा जो पॉइंटर था ना, ये पॉइंटर अब मेरे एक पर्टिकुलर रिकर्शन को कॉल कर रहा है। कौन से रिकर्शन को कॉल कर रहे हैं ज़रा देख लेते हैं। वापस से एक रिकर्शन को इसको कॉल कर रहा है। इसके अंदर मेरा क्या आया, इसके अंदर अब मेरा आया LC मतलब क्या है, इस केस में 3 है, तो इसके अंदर मैंने 3 डाल दिया। 3 दोबारा चेक होगा, क्या मेरा 3 -1 के इक्वल टू नहीं, बोला नहीं, तो फिर एक दोबारा नोट क्रिएट करो। उसने बोला ठीक है भैया, नोट क्रिएट कर रहे हैं। उसका भी एक लेफ्ट चाइल्ड है, इसका भी एक राइट चाइल्ड है। तो फिर मेरे लेफ्ट चाइल्ड के लिए कॉल हुआ, लेफ्ट चाइल्ड के लिए क्या कॉल हुआ, ध्यान से देखो, लेफ्ट चाइल्ड के लिए कॉल हुआ एक लेफ्ट का एड्रेस। तो मैंने लेफ्ट के अंदर क्या डाला था, 1 डाला था। तो मेरा यहाँ पर मैं वापस एक मैं
दोबारा ड्रॉ नहीं कर रहा, मेरा वापस से कंटेनर बना जो मेरे 1 इसके अंदर पॉइंट था। तो अभी तक क्या हुआ, अभी तक बस यही हुआ कि सबसे पहले मेरा 5 बना, फिर मेरे लिफ्ट के अंदर में आ गया। लिफ्ट के अंदर मैंने दोबारा एक बनाया जो था 3, फिर मैंने इसको दोबारा लिफ्ट के अंदर भेज दिया, फिर मैंने बनाया 1। ठीक है, जब 1 के लिए लिफ्ट का कॉल हुआ तब बोला इसके अंदर -1 डालो। अब -1 मतलब यहाँ से नल रिटर्न कर जाओ, तो ये मेरा नल को पॉइंट कर रहा है, फिर ये राइट पे आया, राइट को भी नल कर रहा है। जब ये 3 खत्म हो गया तब वापस ये 3 के राइट पे गया, फिर मैंने बोला इसके अंदर क्या डालो, मैंने बोला इसके अंदर 2 डाल दो, इसके लेफ्ट में क्या डालो, नल डालो, इसके राइट में क्या डालो, नल डालो। फिर मैं यहाँ से रिटर्न करा, यहाँ से रिटर्न करा, फिर मैं 5 पे आया, 5 पे बोला कि 5 के राइट पे क्या डालूँ, मैंने बोला 5 के राइट पे 4 डालो, तो उसने मैं 4 डाला। फिर पूछा 4 के लेफ्ट में क्या डालो, मैंने बोला नल डालो, 4 के राइट में क्या डालूँ, नल डालो। तो यहाँ से क्या हो रहा है कि जब मेरा नल आ जा रहा है तो मैं यहाँ से रिटर्न कर जा रहा हूँ, और जब मैं लेफ्ट और राइट दोनों से रिटर्न कर जा रहा हूँ तो मैं पूरे ट्री नोड से ही रिटर्न कर जा रहा हूँ। तो अभी तक तो बस मैंने यहाँ पर मैं ट्री क्रिएशन ही समझाया है, पूरा डिटेल्स में समझाया, पूरा बेसिक से। जिन लोगों को ट्री नहीं आता आई होप आप समझ गया होगा। अब यहाँ पर मैं थोड़ा इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी बात कर लेता है। इसमें हम क्या कर रहे हैं पता है, हम हर एक नोड को एक बार विजिट कर रहे हैं। इसका मतलब मेरा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जाएगा वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेसिकली O ऑफ n जाने वाला है। ठीक है, और जो मेरा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है उस केस में मेरा ओरिजिनल तो कोई स्पेस है नहीं, मैं वर्चुअली बना रहा हूँ स्टैक के केस में। वो बेसिकली क्या है, एक पर्टिकुलर नोड के लिए मेरा एक रिकर्सिव कॉल हुआ और एक पर्टिकुलर रिकर्सिव कॉल के लिए मेरा दोबारा 2 रिकर्सिव कॉल हुआ। तो इस केस में ये जो मेरा है एक्सपोनेंशियल जा रहा है। इसका मतलब मेरा जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है 2n है। क्यों? क्योंकि हर एक नोड का मैक्स जो मेरा चाइल्ड बन रहा है 2 है। ये कैसे नहीं निकलता है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, मैं किसी और एक वीडियो में बताऊंगा। अभी के लिए बस समझ लो, जो मेरा ट्री क्रिएशन है, ट्री क्रिएशन का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी 2n है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इफ़ यू हैव एनी डाउट सो फार सो प्लीज़ डू लेट मी नो, कोड आपको गिटहब पे मिल जाएगा। तो ठीक है, बस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल, बाय बाय।